और डॉक्टर साहब, ये एग्जिस्टिंग आईपीपीज के साथ ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, चूंकि उनके भी तो इंपोर्टेड कोल्स के एग्रीमेंट्स हुए होंगे इंटरनेशनल फर्म्स के साथ, और वो फिर ये सब आपको लग रहा है कि आने वाले चंद माह में ये सारी चीज़ें हैं पॉसिबल? देखिए, मैं इसी को देखते हुए, इसी डायलेमा को देखते हुए हमेशा से इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करता आया हूँ। और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि आप इसको क्लाइमेट फाइनेंस से लिंक करें, क्लाइमेट एजेंडा के साथ लिंक करें। दुनिया में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो कि आपको फाइनेंस करते हैं, ख़ास करके जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स या एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, वो आपको कंसेशनल रेट्स पे लोन देते हैं ताकि आप उन लोन्स को यूज़ करते हुए एक तो अपने फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को ख़रीद के अर्ली रिटायर कर लें, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वैलिड है क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी जो है वो लगी हुई है। अगर आप कुछ पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करते हैं या फिर रीपर्पस करते हैं तो उससे होगा ये कि आपकी कैपेसिटी जो एक्सेस कैपेसिटी लगी है वो भी कुछ कम हो जाएगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट भी हो जाएगी और आप उसको थोड़ा सा बेटर एफिशिएंट वे में मैनेज भी कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स का कॉन्सेप्ट है उसमें G7 फाइनेंस करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको जनरेशन साइड पे फाइनेंस नहीं करते, वो आपको ट्रांसमिशन साइड पे भी फाइनेंस करते हैं। तो पाकिस्तान अपने ट्रांसमिशन साइड को भी अपडेट कर सकता है जिसके थ्रू आप रिन्यूएबल एनर्जी को बेटर वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने पावर सेक्टर में। सर, अब ये जिस तरह क्लाइमेट को आपने इस वक्त उससे कनेक्ट किया, ये जो हमारी यहाँ टास्क फोर्स बनी हुई है उसमें जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्या वो हमें ये दिखाई दे रहा है कि उस पर भी इसी तरह से मामलात लेकर चल रहे हैं जिस तरह अभी COP29 में भी वहाँ भी मौजूद थे और भी यहाँ से ऑफिशियल कुछ डेलीगेट्स मौजूद थे, तो वहाँ पर कोई ऐसा फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला? वो भी मामला अभी काफ़ी टल गया है, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है इस मामले को। तो अब ये मामलात आगे किस तरह जो तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान जैसे हैं उनके आगे बढ़ेंगे? देखिए, इंडोनेशिया को $4 बिलियन मिले, साउथ अफ्रीका को $8 बिलियन मिले। हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम आइसोलेटेड वे में प्लानिंग कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर, आपका पावर डिवीजन जो है वो अपने गोल्स, अपने TORs को देखते हुए, जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है या अफोर्डेबिलिटी है, उसको देखते हुए प्लानिंग कर रहा है। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री क्लाइमेट एजेंडा को लेके चल रही है। आपकी जो कॉमर्स और इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है वो अपकमिंग CBAM को देखते हुए थोड़ी सी गुजारिशात उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन के साथ शेयर किए हैं। जब तक ये तीनों मिनिस्ट्रीज मिलके कोई प्लानिंग नहीं करती तब तक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन नहीं आएगा। COP29 में तो अभी शायद उस तरह से ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन COP27 में ये कॉन्सेप्ट आया था जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स का, जिसमें G7 कंट्रीज प्लस देयर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान एटलीस्ट अभी उसके लिए प्लानिंग कर सकता है। इंडिया एक प्लान कर रहा है, सेनेगल एक प्लान कर रहा है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं, और वो एपॉलिटिकल होता है, वो बड़ा लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्लान होता है जिसके थ्रू फाइनेंसिंग मिल जाती है, फाइनेंसिंग इज अवेलेबल, लेकिन हमें सिर्फ प्लान करना है। और अगर हमारे पास कोई इस तरह का रोड मैप आ जाता है तो फिर शायद हमें क्लाइमेट फाइनेंस अट्रैक्ट करना वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी को मैं इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग कहता हूं, जिसमें ना सिर्फ इकोनॉमी आती है बल्कि एनर्जी और एनवायरनमेंट, तीनों चीजें आती हैं, फिर जाके हम एक होलिस्टिक व्यू के साथ जो है पॉलिसी प्लानिंग को लेकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।